Good morning. All right. Hi, everyone. Good morning. Hi, Rishabh. Good morning, Adish. Hi, Rohan. Good morning. Good morning, Amartya. Good morning, Aryan. हाँ हाँ हम लोग आज will spend some time into discussing the questions that you guys were attempting in the last week. Okay, so I had asked you to solve certain questions, you know, based on what we have discussed in our previous lectures. Now, those questions, some of them were from the notes itself, and some were from booklet, and some I had asked you to solve from Neeraj Kumar book, right? Okay, so we will spend some time on them. Just let me a minute. Ha. All right. So before I start with the discussion of the more difficult, the more challenging questions that were there, हाँ हाँ correct, DPP भी था एक, DPP 13, yes correct.
वो भी देख लेंगे। ऑलराइट, नाउ कॉन्सेप्चुअली किसी को कोई डाउट है फ्रॉम द डिस्कशन दैट वी हैड डन इन द प्रीवियस क्लास, जो हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमेना और उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस करा था? सर मुझे एक डाउट है, आप जरा मतलब मुझे क्वालिटेटिव एनालिसिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जा सकते हो क्या, 1 मिनट? हाँ हाँ, हाँ सर, ऊपर ऊपर जाओ जरा। हाँ 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 सर, इधर इंसिडेंट रेडिएशन, उसमें जो लैम्डा और फ्रीक्वेंसी, वो भी एक मतलब इंसिडेंट रेडिएशन और काइनेटिक एनर्जी मैक्स, वो इजेक्टर इलेक्ट्रॉन का मतलब है क्या बेसिक, ये तो समझा सकते हैं एक और बार? मतलब यहाँ पर हम लोग जो एनालिसिस कर रहे थे वो ऐसा कर रहे थे कि जो इंसिडेंट रेडिएशन है यस सर। उसकी प्रॉपर्टीज लाइक वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी या इंटेंसिटी, इनको अगर हम मॉडिफाई करें क्या? तो फिर जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स थे उनकी प्रॉपर्टीज लाइक काइनेटिक एनर्जी मैक्स या फोटो करंट, उस पर क्या इफेक्ट आएगा। ओके सर। सो दिस वाज अ कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस। इंसिडेंट रेडिएशन वाज द कॉज यस सर। एंड उससे इफेक्ट क्या आ रहा था? इफेक्ट काइनेटिक एनर्जी में चेंज। इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे थे। यस सर। तो हम लोग उनके कौन से पैरामीटर स्टडी कर रहे हैं वो मैंने यहाँ पे आपको बताया। ओके सर। ठीक है, फिर एक एक करके हम लोग स्टडी करने हाँ। लग गए। तो जैसे मैंने पहला आपको बताया कि अगर मान लो मैं इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ चेंज करता हूँ, ठीक है, व्हाइल कीपिंग द इंटेंसिटी, इंटेंसिटी आई मीन दैट नंबर ऑफ फोटॉन्स अनचेंज रखूंगा, तो फिर what will happen to these parameters, what will happen to Ke max, what will happen to photo current, इस तरीके से हम लोग स्टडी करते हैं। यस सर। ठीक है, and in fact to practice what we had studied in the Sir, last I class. have a doubt. हाँ हाँ, बोलो बोलो। Sir, in the qualitative analysis of photoelectric effect, हाँ after we modify the frequency or the wavelengths, we got a equation. If we which we plot on a graph, so we get a equation y equals to mx plus c, हाँ हाँ which is a straight line. हाँ हाँ So can you please tell me what are the variables? हाँ हाँ, सो वाई एक्सेस पे क्या प्लॉट किया गया है? काइनेटिक Kinetic energy. के ई मैक्स। ठीक है, एक्स एक्सेस पर है फ्रीक्वेंसी। So if I look at the relationship that we had got from photoelectric effect equation, this is the relationship, Yes. right? अब इसको आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से कंपेयर करो, इसको और इसको। ठीक है, जब ये स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसमें हम लोग कैसे रीड करते हैं दैट अगर हम y और x का ग्राफ बनाएंगे तो वो स्ट्रेट लाइन होगा जिसका स्लोप would be equal to this coefficient of x, that is m, Yes. एंड y एक्सेस को जहां पे कट करेगा लाइक x जीरो जब होगा तो y एक्सेस की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी c, Okay. तो उसको हम लोग बोलते हैं y इंटरसेप्ट। ये दो फीचर्स होते हैं स्ट्रेट लाइन के जो आपसे एक्सपेक्टेड होता है कि ये अपन ध्यान रखेंगे। ठीक है, एज सच अभी आपको लग रहा होगा कि अरे कुछ नया सा है, बट मैथ्स में जब आप 11th क्लास में 1 महीने 2 महीने बाद चैप्टर्स पढ़ोगे तो एक पूरा चैप्टर का नाम होगा स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, तो आप उसमें वैसे भी इन डेप्थ स्टडी करोगे स्ट्रेट लाइंस के बारे में। हाउएवर मैथ्स के पहले ही फिजिक्स में, केमिस्ट्री में आपको ये ग्राफ्स तो देखने ही होंगे। ठीक है, आपने इनफैक्ट शायद फिजिक्स में भी ग्राफ्स देखने शुरू कर दिए होंगे। Yes. बेसिक नॉलेज ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपको होना चाहिए। तो अगर आप इन दोनों को इक्वेशन को कंपेयर करोगे, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी के मैक्स वाई है, ठीक है, एंड न्यू जो ये फ्रीक्वेंसी है ये एक्स एक्सेस है, तो इसका जो कोफिशिएंट है दैट इज एच, वो आपका स्लोप होगा। ठीक है, एंड ये जो माइनस एच न्यू नॉट है, ठीक है, दैट इज कंपेयर टू दिस सी विच इज व्हाट द वाई इंटरसेप्ट इज। ठीक है, जब x जीरो होगा तो y की वैल्यू इतनी रहेगी ना। Yes. Yes.
ठीक है, ऑलराइट। सर मुझे वो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच नहीं समझ में आया जो क्वेश्चंस में था। वो मैंने मना कर दिया था ना ट्राई करने के लिए। ओके एक्चुअली वो है सिंपल ही कॉन्सेप्ट, उसमें कुछ ऐसा बहुत कुछ नया सा नहीं है, बट द थिंग इज कि आप वो चीज एनीवेज फिजिक्स में बाद में करोगे ही। इसके लिए आई डिड नॉट वांट टू फोकस ऑन दैट राइट नाउ। ओके अदरवाइज इट इज सिमिलर टू समथिंग जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ भी है। फॉर एग्जाम्पल आपने ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा है, हाँ सर। राइट? सो इफ लेट्स से आई गिव यू दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट दैट ये एक बॉल है, इसको आप हवा में थ्रो करते हो, ठीक है, कुछ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के साथ में, तो ये कितनी हाइट तक जाएगा, ऐसा कैलकुलेशन करा है आपने? हाँ सर। राइट? क्या करते हो आप? यू इंटर कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा पोटेंशियल एनर्जी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो उसी तरीके से जब दो चार्ज ऑब्जेक्ट्स, एक और दूसरा भी सेम चार्ज का ही है, ठीक है, तो इनके बीच में भी देयर इज अ पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है। जैसे मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी थी, ठीक है, और मास की वजह से जैसे मैंने आपको बताया था ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है, वैसे ही चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है। तो मान लो एक ये चार्ज ऑब्जेक्ट है, दूसरा चार्ज ऑब्जेक्ट है, एंड आपने पहले वाले चार्ज ऑब्जेक्ट को थ्रो करना शुरू करा विद सम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, राइट? तो क्या होगा, ये कुछ, क्योंकि ये आपस में रिपेल करेंगे, तो ये कुछ डिस्टेंस तक जा पाएगा। कहाँ तक जा पाएगा? जिसको हम क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बोलते हैं, जहां तक इसकी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, पूरी की पूरी, उतना ही ये क्लोज जा पाएगा, ठीक है। तो अब ये सारी Okay. हाँ, ये जो कैलकुलेशंस हैं, ठीक है, एज सच वो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, करा सकता हूँ, बट इट्स नॉट समथिंग विच इज टू मच ऑफ इम्पोर्टेंस राइट नाउ, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप पेज में भी देखोगे ना, तो बुकलेट में ऐसा क्लोजेस्ट डिस्टेंस का कोई क्वेश्चन नहीं डाला, क्योंकि वो क्लोजेस्ट डिस्टेंस वाले क्वेश्चन आपको फिर फिजिक्स में बाद में कराते हैं। अभी कुछ बुक्स में लाइक स्टार्टिंग में मिल जाएगा, ठीक है, कुछ कोचिंग क्लासेस में भी स्टार्टिंग में ही करा देते हैं, तो आपको उनके मटेरियल में क्लोजेस्ट डिस्टेंस के क्वेश्चंस पहले मिल जाएंगे, बट अपन यहाँ पर उसको बाद के लिए रखते हैं। Sir, हाँ sir, do we have to remember the work functions of specific metals given in NCERT? no, don't remember the values. Just one thing that you can notice over there is typically like जो अल्कली मेटल्स हैं उनका वर्क फंक्शन कम होता है, क्योंकि उनसे इलेक्ट्रॉन इजीली इजेक्ट हो जाता है, ठीक है। Yes. One observation that you can make over there. So left to right in the periodic table, the work function increases, right? हाँ. Okay, so thank you. All right. So let me continue our discussion with the question जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, बट एज इन वर्क नहीं कर पाए थे। मैंने आप लोगों को एज होमवर्क ट्राई करने के लिए दिया था, एंड इट वाज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इन द सेंस you not just have to focus on the concept कि आपने क्या सीखा था, यहाँ पर इंग्लिश का भी काफी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। एंड दिस इज समथिंग विच इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इन दिस एग्जामिनेशन, बिकॉज क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना, उसके वर्ड्स को समझना समटाइम्स प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग द आंसर, एंड दिस वुड बी अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ इट। जैसे अगर आप लोगों ने अटेम्प्ट लिया इस क्वेश्चन का एंड आंसर्स मैच करें, तो आपको समझ में आया होगा। इफ आई वाज टू मैच द फर्स्ट ए ऑप्शन with what can happen on PQRS side, right? So if I decrease the frequency of the incident radiation, तो फिर what are the things that will happen or can happen?
Can stopping potential or will the stopping potential decrease? No, sir. The answer is actually Yes, sir. Yes, sir, Yes, it sir. will. It will decrease. स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में हमने देखा था दैट दिस इज रिलेटेड टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स के मैक्स, है ना. एंड द अदर रिलेशनशिप दैट वी आल्सो अंडरस्टूड वाज दैट h nu is equal to phi plus ke max, राइट. सो अगर मैं फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रहा हूं, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये फाई जो है तो फिक्स्ड वैल्यू है, ये तो मेटल के ऊपर डिपेंड करता है, करेक्ट. और अगर के मैक्स कम हो जाएगा तो हमें कम पोटेंशियल लगेगा ना टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन्स. समझ में आया हाउ वी आर कनेक्टिंग द डॉट्स? नाउ अब लैंग्वेज भी नोटिस करना है इसमें. स्टॉपिंग पोटेंशियल मस्ट डिक्रीज. वेल हाँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल मस्ट डिक्रीज ओनली बिकॉज as we are decreasing the frequency, all these like Ke max decreases, which results in decrease of stopping potential. So ये A के corresponding like you can say P तो रहेगा. Photoelectric effect may stop. Yes, sir. Yes, Yes, sir. Threshold से कम हुआ तो. Yes, sir. English पे focus करना. So अगर frequency becomes less than threshold frequency, then it may happen. Correct? No, sir. So electrons won't be ejected only, right? हाँ, electrons won't be ejected. Photoelectric effect stop हो जाएगा. ठीक है, अगर मान लो इसी Q ऑप्शन में यहाँ पर may की जगह लिखा होता must, photoelectric effect must stop. No, sir, then it will Only be Then होता it would be wrong. So it won't be the option. हाँ, फिर मैं इसको नहीं चूज करूंगा क्योंकि ऐसा कोई कंपल्शन थोड़ी ना है कि फ्रीक्वेंसी कम करी और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बंद ही हो गया. लाइक वी कुड बी अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड स्टिल प्ले अराउंड. फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा कर सकते हैं, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता रहेगा, राइट. सो लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट. सो यहाँ पर P का आंसर Q भी, सॉरी A का आंसर Q भी लिख सकते हैं. ठीक है, अच्छा. देन what will happen about saturation current? Will it must Sir, it, Sir, no effect. increase or sir, not? it might decrease. No? Nothing will happen to it. Sir, no effect. No effect. It might decrease. Yes, sir. It might decrease. Right. So अभी हम लोगों ने जो एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी थी कि फ्रीक्वेंसी को अगर हम चेंज करते हैं, कम ज़्यादा करते हैं, तो सैचुरेशन करंट पे फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है. हाउएवर अगर लेट्स से डिक्रीज करते करते अगर मैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नीचे आ गया तो सैचुरेशन करंट भी जीरो हो जाएगा. लाइक इट विल, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ही नहीं होगा तो ये भी जीरो हो जाएगा. बट अगेन नोटिस द लैंग्वेज. ये क्या कह रहा है कि मस्ट डिक्रीज, होना ही चाहिए. ऐसा तो कंपल्शन नहीं है. देयर इज नो सच कंपल्शन कि अगर मैंने फ्रीक्वेंसी कम कर दी तो सैचुरेशन करंट डेफिनेटली इंक्रीज या डेफिनेटली डिक्रीज ही होगा, है ना. अगर यहाँ पर मे लिखा होता तो फिर भी मैं एक बार थॉट देता. ठीक है, एंड मैं एक बार एस ऑप्शन पे ज्यादा थॉट देता कि अगर यहाँ लिखा होता सैचुरेशन करंट मे डिक्रीज, तो फिर मैं इस आंसर के बारे में सोचता कि हाँ, अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड के नीचे चली गई तो सैचुरेशन करंट डिक्रीज भी कर सकता है. तो सर मतलब फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड के ऊपर है तो सैचुरेशन करंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा. हाँ. Sir, if threshold frequency is, sir, if frequency is just greater than threshold frequency, then it would be above zero, right? Saturation. हाँ, बट वो सैचुरेशन करंट नहीं था ना. इफ यू रिमेम्बर जो हम लोगों ने डिस्कस किया था इन द प्रीवियस क्लास, जब मैं आपको ग्राफ दिखा रहा था तो उसमें मैंने कैसा बताया था, लाइक दिस इज द सैचुरेशन करंट. सैचुरेशन करंट हम लोग कब बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं दैट वी आर इन अ सिचुएशन वेयर जितने फोटॉन्स हम लोग स्ट्राइक कर रहे थे उनसे जितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, राइट,
वी आर कंसिडरिंग कि सबके सब ऑपोजिट तरफ जाकर रीच कर रहे हैं एंड आर कंट्रीब्यूटिंग टू द करंट वैल्यू. ठीक है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस चेंज, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस चेंज वाला पार्ट. ठीक है, एंड एनीवेज इफ आई वाज स्टिल लुकिंग इनटू दैट क्वेश्चन, ठीक है, अगर आपको तब भी एम्बिग्विटी है कि नहीं सर मेरे को, अगर मान लो आपने ये ग्राफ बनाया और आपने बोला कि यू नो मैं यहाँ पर था, दिस वाज माय इनिशियल फ्रीक्वेंसी, और मैं डिक्रीज करके यहाँ पर आ गया, राइट? तो मतलब ये तो ग्राफ से दिख रहा है कि मेरा करंट का वैल्यू कम हो रहा है, तो फिर आपने सर क्यों नहीं उस ऑप्शन को चूज करा, राइट? तो अगेन मेरा आर्ग्यूमेंट आपके साथ यही रहेगा दैट लुक एट द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है, द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन सेज दैट सैचुरेशन करंट मस्ट डिक्रीज और मस्ट इंक्रीज. तो मस्ट वाली तो सिचुएशन है नहीं ना. अगर मान लो मेरा फ्रीक्वेंसी कुछ यहाँ पर होता इनिशियल, और मैं उसको कम करके यहाँ पे लेके आता, एंड उसके करस्पॉन्डिंग आई कैन सी दैट सैचुरेशन करंट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, लाइक वो हॉरिजॉन्टल का हॉरिजॉन्टल लाइन ही रहा, राइट? तो मस्ट वाला पार्ट इज व्हाट इज मेकिंग दैट स्टेटमेंट इनकरेक्ट विदाउट एनी एम्बिग्विटी. ठीक है, नाउ डी ऑप्शन को अगर आपको जज करना है, intensity of incident light is decreased while frequency is constant and greater than threshold frequency. Saturation current must decrease. हाँ, so यहाँ पर when एक तो नंबर वन इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी हाईलाइट करवाई थी कि जब भी इंटेंसिटी के बारे में बात होगी, ठीक है, it will always be regarding the number of photons, even if question doesn't specifically mention that, right? Because if you remember, some students had asked this question कि sir intensity के formula में तो आपने लिखा था E is equal, intensity is energy per unit area per unit time, right? And energy is like number of photons into h nu upon area upon time, right? तो ये intensity में frequency का term भी आ रहा है. ठीक है, तो मैंने साफ साफ मना कर दिया था कि डोंट लुक दैट कनेक्शन. व्हेन आई से इंटेंसिटी इट इज प्योरली अबाउट नंबर ऑफ फोटॉन्स. व्हेनेवर आई विल बी ट्वीकिंग इंटेंसिटी इट विल बी नंबर ऑफ फोटॉन्स दैट वुड बी एडजस्टेड. ठीक है, नाउ हैविंग क्लैरिफाइड दैट, अब अगर हम इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी कम कर रहे हैं, ठीक है, व्हाइल द फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट, तो कैसा हो जाएगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल पर देयर इज नो इफेक्ट. स्टॉपिंग पोटेंशियल का रिलेशनशिप फ्रीक्वेंसी से है. ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मे स्टॉप. वेल Yes, sir. Yes, sir. वेल यहां पर वी आर नॉट सेइंग दैट इंटेंसिटी को हम लोग जीरो कर दे रहे हैं. ठीक है, इंटेंसिटी को जीरो कर देना वुड बी सेइंग दैट वी आर नॉट इवन doing the experiment, like we are not even throwing the light. Okay, so don't think of it similar to what we had previously thought कि frequency हम लोग कम कर रहे हैं, but threshold frequency के नीचे तो हम लोग कम करके फिर भी experiment conduct करना चाह रहे हैं. ठीक है, by saying intensity को हम लोग जीरो कर देंगे and उसकी वजह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टॉप हो जाएगा would not be a correct argument, because then we are saying that we are not even doing the experiment, we are not even throwing the light. ठीक है, and the fact that even if you decrease the intensity, even if you throw few photons, still those photons are capable of ejecting those electrons. ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो होगा, and that supports the quantum nature of the experiment, the quantum nature of light, that even if you throw fewer photons, still because things are happening at a photon atom level, the electrons can get ejected. ठीक है, सो बी के लिए मैं क्यू ऑप्शन नहीं मार्क करूंगा. क्लियर हुआ?
जिनको डाउट था कि बी के लिए क्यू ऑप्शन मार्क करना चाहिए? Yes, sir. नाउ आर एंड एस में अब मुझे कंपैरिजन करना है. सो नंबर ऑफ फोटॉन्स एंड करंट का रिलेशनशिप हम लोगों ने देखा हुआ है दैट अगर मैं नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा देता हूँ तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स या करंट बढ़ जाता है, एंड अगर मैं नंबर ऑफ फोटॉन्स कम कर देता हूँ तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स या फिर फोटो करंट कम हो जाता है. तो बी का रिलेशनशिप सिर्फ एस से ही यहां पर हम लोग कंक्लूसिवली बोल सकते हैं. देन थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है मेटल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मेटल ऑफ हायर वर्क फंक्शन. ठीक है, व्हाइल कीपिंग द इंसिडेंट रेडिएशन सेम. मतलब जो फ्रीक्वेंसी थी, जो नंबर ऑफ फोटॉन्स थे, वो सब चेंज नहीं कर रहे हैं. जो इंसिडेंट रेडिएशन था वो एग्जैक्टली एज इट इज ऐसा था. ठीक है, अब अगर मैं मेटल रिप्लेस कर रहा हूं और वर्क फंक्शन उसका बढ़ा रहा हूं, देन एक एक करके ऑब्जर्व करते हैं. कैन स्टॉपिंग पोटेंशियल और विल स्टॉपिंग पोटेंशियल डिक्रीज फॉर श्योर? Yes, sir. Yes, sir. So because kinetic energy will decrease. And करेक्ट. सो यहाँ पर आप लोग नोटिस करोगे ये एच न्यू को सेम रखा है. ठीक है, और वर्क फंक्शन बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा, के मैक्स कम हो जाएगा. के मैक्स कम हो जाएगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कम हो जाएगा. राइट. सो यस, यहाँ पर पी ऑप्शन तो रहेगा. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में स्टॉप. यस सर. Yes, sir. लोगों ने जो मेटल ऐसा चूज करा जिसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाज देन ग्रेटर देन द इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी. राइट. सो फोटो करंट में स्टॉप. ठीक है. व्हाट अबाउट सैचुरेशन करंट? अगेन यहाँ पर मस्ट पर हम लोग कमेंट नहीं कर पाएंगे. इट इज नॉट अ मस्ट. वैसे तो हमको ये पता है कि वर्क फंक्शन कम ज्यादा करने पर फोटो करंट पे फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज फोटो करंट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ फोटॉन्स. ठीक है, बट इवन इफ आई लुक एट द ऑप्शंस एंड द ऑप्शंस आर आस्किंग मी मस्ट इंक्रीज या मस्ट डिक्रीज, तो आई वुड बी ऑफ दिस ओपिनियन नहीं, ये मैं श्योरिटी से कह ही नहीं सकता. ठीक है, सो मैं सिर्फ पी एंड क्यू के लिए अपना आंसर रखूंगा. Sir, if the RNS option had made, then would anything match? हाँ, फिर मेरे लिए क्वेश्चन बहुत ट्रिकी हो जाता. ठीक है, फिर मेरे लिए क्वेश्चन ऐसा हो जाता, फिर अगर मेरे को यहाँ पर लिखा होता दैट सैचुरेशन करंट में डिक्रीज. ठीक है, अगर हायर वर्क फंक्शन रहा तो फिर मैं में डिक्रीज वाला ऑप्शन चूज करता. ठीक है. देन लास्ट वन, इसमें बोला जा रहा है इंसिडेंट. अच्छा, ये तो बी ऑप्शन का ऑपोजिट हो गया ना. ठीक है, तो इस पे डबल दिमाग नहीं लगाएंगे. अभी जो डी लिखा है वो बी का एग्जैक्टली ऑपोजिट है, तो हम उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट आंसर जो था आर वो मार्क कर देंगे, जैसा हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था. ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ काइंड ऑफ क्वेश्चन, जैसा मैंने आपको बताया, इट नॉट जस्ट रिक्वायर्स यू टू बी कॉन्सेप्चुअली क्लियर अबाउट व्हाट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज. देयर इज अ लॉट ऑफ इंग्लिश का प्ले आल्सो ओवर हियर. ठीक है, एंड टू टॉप दैट यू माइट फील कि अरे मतलब हर एक का हर एक से क्या आंसर मैच करेगा तभी मार्क्स मिलेंगे. ठीक है, तो अभी थोड़ा सा रिलीफ आ गया है पिछले कुछ सालों से दैट पार्शियल मार्किंग होती है. ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में either they design the options in a way that you are able to choose the correct one, और पार्शियल मार्किंग भी हो जाती है. ठीक है, स्टार्टिंग में जब जेईई एडवांस में ऐसे कॉलम 1 कॉलम 2 वाले क्वेश्चन आए थे तो उनमें पार्शियल मार्किंग भी नहीं था. मतलब ऐसे आंसू आ गए थे बच्चों की आंखों में कि ये क्या करें, मतलब ईच एंड एवरी मैच करेगा तभी मार्क्स मिलेंगे. तो फिर दे रियलाइज कि नहीं थोड़ा ज़्यादा हो गया, बच्चों को थोड़ा सा रिलीफ मिलना चाहिए, तो पार्शियल मार्किंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा. तो आप लोगों के लिए एक और जो लर्निंग रहेगी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में कि ओनली एंड ओनली मार्क दोज आंसर्स विच यू आर डैम श्योर ऑफ कि ये तो मतलब ठीक है, ये करेक्ट है. कहीं पे भी थोड़ी सी एम्बिग्विटी लग रही है आपको
कि यार शायद ये नहीं होगा, पता नहीं है, तो तुक्का मत मारना, अदरवाइज आप पार्शियल मार्किंग से भी हाथ धो बैठते हो, ठीक है, क्योंकि अगर आप गलत आंसर मार्क कर देते हो तो पार्शियल मार्किंग के फिर नंबर नहीं मिलता, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी एस्पेक्ट्स हैं ऑफ द एग्जाम एंड इट्स पैटर्न, स्पेशली जेई एडवांस, विच धीरे धीरे आप लोगों को थ्रू क्वेश्चंस, थ्रू मोर एंड मोर प्रैक्टिस रियलाइज होती जाएगी, ठीक है। And this was a considerably difficult question. I wasn't expecting any student to be able to completely give इसका correct answer. ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड, ये मैं पहले से बता रहा हूँ, डिफिकल्ट क्वेश्चन था। नाउ इसके बाद में मैंने एक और क्वेश्चन आप लोगों को दिया था, ठीक है, एंड अगेन, ठीक है, ये भी एक थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन था। हाँ, और ये जे एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इनफैक्ट जे एडवांस के फिजिक्स वाले सेक्शन में पूछा था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। फिजिक्स में भी आप लोग पढ़ोगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 12th क्लास में, ठीक है। हाँ करेक्ट भाविन, तुमने तो ईयर भी ढूंढ लिया, 2009 में पूछा था, करेक्ट। एंड इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है। जब ये पहली बार एक्चुअल एग्जाम में आया था तो हार्डली कुछ बच्चे इसको करेक्ट कर पाए थे, हार्डली, मतलब मैंने ऐसे हार्डली लाइक 0.0000001%, because it was a challenging question and it still is a challenging question. Anyone who would want to explain कैसे करा इस क्वेश्चन को, like आंसर तो हाँ हाँ बोलो सर क्या ना बोलो बोलो Sir, when a single beam of light, sir, the wavelengths given are of single wave, single beam of light. So, sir, their energy would be 2.25 electron volt, 2.76 electron volt, and 3.51 electron volt. Right. And sir, ये सब जो वेवलेंथ्स थी इनके करस्पॉन्डिंग फोटॉन्स की एनर्जी बताई, ओके। And sir, so for plate P, the work function is 2 electron volt. So sir, all sir the beam of light of sir the all wavelength energies would be able to make photoelectric current of the plate P. And sir, for Q, threshold sir work function is 2.5 electron volt. So sir, only wavelength 2 and wavelength 3 are capable of projecting electrons. So sir, it would be comparatively less photoelectric current. And sir, for R, the work function is 3 electron volt. So sir, only third wavelength would be able to eject electrons. So sir, from these photoelectric current would be observed. So sir, the answer would be A. Great, great. ठीक है। नाउ अब नोटिस करना, मैं इसको थोड़ा और डेप्थ में एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। जब ये क्वेश्चन बच्चे पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आता है, ठीक है, बट देन ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन देखने पर उनको ये ग्राफ ही पहले समझ में नहीं आएगा कि ये ग्राफ क्या है, ठीक है। दिस ग्राफ इज अ ग्राफ ऑफ फोटो करंट versus the potential energy that is, or potential difference that is applied in each of these cases, plate P, plate Q, plate R. Now when I look at these options, what is it that I can infer from this graph, ठीक है, ये जो I versus V ग्राफ है ये मुझे बताता क्या है। So if you remember the photoelectric effect, right, कैसा था photoelectric effect, इंसिडेंट रेडिएशन, यहाँ पे फोकस करो, इंसिडेंट रेडिएशन आएगी, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, ठीक है, एंड दे विल रीच द अदर साइड एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस हम लोग करंट ऑब्जर्व करेंगे, राइट। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, आप एक सेकंड वापस स्टार्टिंग से बता सकते हैं कैसे हुआ? Sorry Adish, please don't distract or interrupt in this way because there are some 10 students which get
disconnected every moment. I will not be able to entertain this repetition request. Yes. Now, यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में photons strike करे on the metal, electrons eject हुए and they reach the other side and as a consequence photo current observe हुआ. ठीक है, तो ये जो y axis है इस ग्राफ में y axis पर वो फोटो करंट हम लोग देख रहे हैं, वही प्लॉट करा जा रहा है. x axis पर पोटेंशियल डिफरेंस प्लॉट करा जा रहा है. क्या पोटेंशियल डिफरेंस? सो वी अप्लाई सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस प्लेट, अक्रॉस दिस सेटअप, and that potential difference can be used to stop the electrons also. Okay, it can be used to make the photocurrent become zero, right? So ये जो x axis पर value है when photocurrent becomes zero, ठीक है, ये मेरे लिए critical value हो जाएगी. इस value को हम लोग क्या बोलेंगे? This would be the stopping potential. ठीक है, कि इतना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर हमने क्या कर दिया? फोटो करंट को जीरो कर दिया. ठीक है, एंड ये जो y एक्सिस की वैल्यू है ऑफ द ग्राफ, ठीक है, व्हेन द ग्राफ बिकम्स ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, राइट, ये वैल्यू कौन सी होती है? दिस इज द वैल्यू व्हिच वी कॉल एज द सैचुरेशन करंट. This is the current which corresponds to the current coming from all the electrons which are getting ejected, they are reaching the other side. ठीक है, तो इस ग्राफ के दो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स समझ में आए आप लोगों को? ठीक है, जो ये I वर्सेस V ग्राफ है, जो कि हमें डिफरेंट ऑप्शंस का कंपेयर करना है, तो बिफोर वी स्टार्ट डूइंग कंपैरिजन, इस ग्राफ के दो फीचर्स हैं, दो इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स हैं. एक तो जहां पर ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, दैट वुड रिप्रेजेंट द स्टॉपिंग पोटेंशियल. ठीक है, बिकॉज दैट विल बी द पोटेंशियल अप्लाइड टू मेक द फोटो करंट जीरो. ठीक है, एंड द saturation value, like जो ये y axis की value है when the graph becomes like almost horizontal, that will be the saturation current. ठीक है, अब ये जो I versus V का ग्राफ है, ठीक है, ये तीनों एक्सपेरिमेंट के लिए जहां पर प्लेट P पर, प्लेट Q पर एंड प्लेट R पर ड्रॉ करा जा रहा है, एंड सेम ही I वर्सेस V ग्राफ पे ड्रॉ करा जा रहा है ताकि हम उनको कंपेयर कर सकें. ठीक है, एंड ये कैसा रन कर रहा है यहाँ पे, अब आप एक एक करके हम डिटेल्स में जाना चाहेंगे. प्लेट P जिसका वर्क फंक्शन 2 eV है, प्लेट Q जिसका वर्क फंक्शन 2.5 eV है, प्लेट R जिसका वर्क फंक्शन 3 eV है. ये मैंने कहाँ से निकाला? इनका लैम्डा नॉट दिया हुआ है ना इन द क्वेश्चन. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ्स आर गिवन, तो वहां से आप लोग ये निकाल सकते हो वर्क फंक्शन कितना रहेगा. No sir, work functions are only given. सॉरी, वर्क फंक्शन गिवन, वर्क फंक्शन ही डायरेक्टली दिया हुआ है. ठीक है, एंड क्या बोला है यहाँ पर नोटिस करना, दैट इसमें एक इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है विच समटाइम्स स्टूडेंट्स ऑल्सो कमिट अ मिस्टेक ऑन, एंड आई थिंक कुछ स्टूडेंट्स ने मिस्टेक करा होगा, वो नोटिस करना. ये ईच वर्ड इंपॉर्टेंट है. लाइट बीम कंटेनिंग वेवलेंथ 550 नैनोमीटर, 450 नैनोमीटर, 350 नैनोमीटर with equal intensities illuminate each of the plate, right? तो यानी कि तीनों प्लेट्स के ऊपर तीनों रेडिएशन स्ट्राइक कर रहे हैं. अदरवाइज एक केयरलेस मिस्टेक स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, वो क्या सोचते हैं कि 350 वाला प्लेट P पर स्ट्राइक कर रहा है, 450 वाला Q पर एंड 550 वाला R पर. किसी ने ये केयरलेस मिस्टेक करी थी क्या? हाँ सर, मेरे से हुई थी. Yes sir. हाँ, क्योंकि मैंने भी ये करी थी जब मैंने फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन सॉल्व करा था. सो आई आल्सो मेड दिस मिस्टेक.
एंड देन व्हेन माय आंसर डिडंट मैच आई रियलाइज कि अरे कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, बट दैट्स ओके. इट टीचेस यू अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट यू नीड टू रीड ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ द क्वेश्चन केयरफुली, ठीक है. एंड उसमें एक जो इंपॉर्टेंट लर्निंग है आपके लिए वो ये रहेगी, ठीक है. एंड ये आदत आपको धीरे धीरे बनानी पड़ेगी, ठीक है. ये आदत क्या होती है, व्हेन यू रीड क्वेश्चंस, स्पेशली ऐसे 4-5 लाइन के जब क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके सामने, ठीक है, देन start underlining or start highlighting what are the important parts in that question, ठीक है. तो जैसे यहाँ पर ये इक्वल पार्ट रहेगा, मैं इसको भी हाईलाइट कर दूंगा, ठीक है. हो सकता है वो आगे काम आए, क्योंकि एक बार क्वेश्चन रीड करने के बाद में जब मैं सॉल्विंग करने लग जाता हूँ तो मैं छोटी छोटी चीजें भूलने लग जाता हूँ और वो केयरलेस मिस्टेक करा देती है, ठीक है. जैसे कोई क्वेश्चन आएगा, मान लो आपके सामने फ्यूचर में फलाना फलाना डेटा दिया हुआ है और क्वेश्चन में पूछा गया है ऐसे, हाउ मच एडिशनल अमाउंट ऑफ व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड, ठीक है. तो मेरे लिए ये एडिशनल वर्ड क्रूशियल हो गया एंड मैं इसको हाईलाइट करूंगा, ठीक है. क्योंकि क्या हो जाएगा, जब मैं सॉल्व करूंगा अमाउंट के लिए और सॉल्विंग करते करते मान लो टोटल अमाउंट आ गया, ठीक है, और फिर मैं ऑप्शंस देखूंगा और ऑप्शन में क्या होगा कि एक ना एक ऑप्शन ऐसे डेलिबरेटली टोटल अमाउंट का डाला हुआ होगा, ठीक है. तो मैं सॉल्व करने की खुशी में इतना ऐसे इन्वॉल्व हो जाऊंगा कि अरे हाँ हाँ ये ऑप्शन से मैच कर रहा है, फटाफट डी ऑप्शन मार्क कर दिया. और फिर बाद में जब देखूंगा कि नेगेटिव मार्किंग क्यों है, फिर पढ़ूंगा कि अरे ये तो एडिशनल अमाउंट पूछा था, मतलब टोटल नहीं था, टोटल में से जितना इनिशियल था वो सब्ट्रैक्ट करना था, जितना एडिशनल था वो आंसर देना था. सो ऐसी और भी बहुत सारी, लाइक दिस इज जस्ट वन एग्जांपल, और भी बहुत जगह मिस्टेक्स होती हैं which you need to work on through more and more practice only. Sir, now हाँ बोलो. sir, but the JEE exam is online mode, right? So how will we underline or highlight the important words? हाँ, so अब आपके लिए, because it is an online manner, right? So when you are reading that question and आपके पास जो rough paper रहेगा to do your basic calculations on, तो उसमें आप वो words को लिखते जाओगे, ठीक है. जैसे पहले तो ऐसा होता था, मतलब आई एम नॉट श्योर इफ दैट इज एन ऑप्शन विच इज देयर राइट नाउ, क्योंकि ऐसे सिलेक्ट करके हाईलाइट करने का ऑप्शन आता था, ठीक है. बट आई थिंक वो श्योरिटी नहीं है, कई बार रहता है कई बार नहीं रहता है. तो अज्यूमिंग कि लेट्स से अगर हाईलाइट करने का ऑप्शन नहीं है, तो स्टिल यू नीड टू मेक दैट हैबिट कि जब आप क्वेश्चन रीड कर रहे हो उसमें कुछ भी जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, ठीक है, वो वर्ड्स को आप हाईलाइट कर दो, ठीक है. हाईलाइट नहीं कर पाओ तो आपके पास जो रफ पेपर है उसमें उनको लिख लो, ताकि जब सॉल्विंग करने के बाद आंसर निकालोगे तो यू हैव दोज वर्ड्स रिटन इन फ्रंट ऑफ यू, ताकि आप फाइनल आंसर मार्क करने के पहले एक बार उनको देख जरूर लो. नाउ विद दिस अंडरस्टैंडिंग हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं कि प्लेट पी है, क्यू एंड आर है एंड उन पे ये तीनों रेडिएशन स्ट्राइक कर रही है. नाउ एज यू कैन नोटिस कि जो फोटॉन्स हैं उनकी एनर्जी जब मैं कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है, 550 नैनोमीटर के फोटॉन की एनर्जी आएगी 2.25 eV, ठीक है. 450, 350 इन सब की भी मैं एनर्जी निकालूंगा, ठीक है. जस्ट प्लेट पी पे फोकस करते हैं, ठीक है. डोंट फोकस ऑन क्यू एंड आर राइट नाउ, लेट मी जस्ट जूम इन एंड फोकस ऑन प्लेट पी. तो ये जो 550 नैनोमीटर वाला फोटोन है, will this be able to eject electron? The answer is yes, because it is more than the work function, ठीक है. Will 450 नैनोमीटर वाला be able to eject electrons? 450 नैनोमीटर वाले फोटोन का एनर्जी आता है 2.75 eV. Is it more than the threshold? Yes. So it will be able to eject electron. What will be the Ke max of the ejected electrons, if I may ask? 0.75 electron. Right, ये 2 eV का थ्रेशोल्ड है, फोटोन 2.75 eV है, तो Ke max 0.75 eV हो जाएगा, ठीक है. सिमिलरली मैं जो लास्ट वाला
रेडिएशन है, 350 नैनोमीटर वाला रेडिएशन है, इसके फोटोन का एनर्जी कैलकुलेट करूंगा तो वो 3.55 eV आता है. Will this be able to eject electrons? Yes, sir. Right. How much would be the Ke max of those ejected electrons? 3.55 minus 2, that is 1.55 eV. Right. So यहाँ पर what I am able to understand by doing this analysis that जो plate P है उससे ये तीनों के तीनों radiations electron eject करवा रहे हैं. As a consequence, number of electrons ejected would be large and photocurrent should be large. And यही जब मैं plate Q में observe करता हूँ तो जो 550 नैनोमीटर वाला है रेडिएशन वो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं करवा पाएगा, 450 एंड 350 वाला करवा पाएगा. राइट. सो फोटो करंट की वैल्यू मुझे P से थोड़ी कम है. राइट. एंड देन लास्टली व्हेन आई लुक एट द प्लेट R, 450 एंड 550 नैनोमीटर वाले रेडिएशंस इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं करवा पाएंगे. क्यों नहीं करवा पाएंगे? बिकॉज देयर फोटोन का एनर्जी इज नॉट मोर देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ द प्लेट. सिर्फ 350 नैनोमीटर वाला इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवा पाएगा. राइट. सो इफ आई आस्क यू इन टर्म्स ऑफ फोटो करंट किसका कैसा रहेगा, डज दिस मेक सेंस टू यू नाउ? Yes, sir. That the photo current observed from plate P will be more than Q, will be more than R. Right. Now based on this itself, I can choose the option. Like if I ask you to choose the option saturation current P greater than Q greater than R, किस में दिख रहा है? A. तो आपको दिखेगा सिर्फ A ऑप्शन में, the y axis value. ठीक है. फोटो करंट इज ऑन द y axis, not the x axis. Photo current is on the y axis. So how did you conclude that whole P will be greater than Q? हाँ, अब उस पे भी आ रहा हूं मैं. ठीक है. पहले y axis का वैल्यू पे मैं समझाना चाह रहा था. y axis का आपको समझ में आया? Yes, sir. ठीक है. P ऊपर रहेगा, Q उसके नीचे और R उसके नीचे. ठीक है. सैचुरेशन करंट, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं P से, ज्यादा फोटो करंट ऑब्जर्व होगा. अच्छा. नाउ आई वुड ऑल्सो वांट टू एक्सप्लेन द एक्स एक्सेस वाला पार्ट. ठीक है. दैट व्हाई इज इट गोइंग टू बी इन दिस वे. सो ये जो एक्स एक्सेस वाला पार्ट था ये मैंने आपको बताया. व्हाट इज दिस? दिस इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल. हाँ बोलो. राइट. सो दिस इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल. राइट. तो अगर अब मैं आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए बोलूंगा, ठीक है, इन तीनों प्लेट का, बेस्ड ऑन द एनालिसिस दैट वी हैड जस्ट डन, द स्टॉपिंग पोटेंशियल डेफिनेशन इज व्हाट? स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन विद द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. है कि नहीं? Yes. तो अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से, लेट मी जूम आउट अ बिट, प्लेट P के जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, उनकी काइनेटिक एनर्जी के बारे में ऑब्जर्व करने के लिए बोलूंगा, तो विच इज द मोस्ट काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन दैट इज गेटिंग इजेक्टेड फ्रॉम प्लेट P? Sir, the 350 nanometer. 1.55 eV वाला. तो the stopping potential that I would need to apply should be able to stop this electron. ठीक है. तो बाकी कम काइनेटिक एनर्जी वाले तो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो ही जाएंगे अगर मैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले को रोक लूंगा तो, है ना? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना आ जाएगा इसका? 1.55 eV, सॉरी 1.55 वोल्ट्स. राइट. जो अपन ने वो फॉर्मूला पढ़ा था ना, डेल्टा K इज इक्वल टू QV, वहां से ये प्लेट P का स्टॉपिंग पोटेंशियल समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अभी प्लेट Q का स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर मुझे देखना है तो वही मैं वापस यहाँ पे डिटेल में ऑब्जर्व कर रहा हूँ दैट 550 नैनोमीटर का तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं कर पाया. 450 350 नैनोमीटर के लाइट्स
इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट करवा पाए थे. What was the maximum kinetic energy that we were observing? 1.05. 1.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 1.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो अगर इसका इलेक्ट्रॉन में स्टॉप करवा पाऊं, ठीक है, तो कितना मुझे पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ेगा? सर 1.05 वोल्ट्स. 1.05 वोल्ट्स का. ठीक है. And So why did you put the negative sign? Negative sign is because the stopping potential is something that we apply to stop the electrons. ठीक है. तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे जो ये ग्राफ्स हैं, ठीक है, इसमें ये जो पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ v रहेंगी, that would mean accelerating potential. ठीक है. वी आर मेकिंग श्योर दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर रीचिंग द अदर साइड. जो भी इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट हो रहे हैं, वी आर मेकिंग श्योर दैट दे आर रीचिंग द अदर साइड एंड सैचुरेशन करंट ऑब्जर्व हो रहा है. जो नेगेटिव वैल्यूज हैं, ठीक है, व्हाट डज दैट मीन कि हम लोगों ने ये जो बैटरी है इसको फ्लिप कर दिया है. ठीक है, सच दैट वी आर ट्राइंग टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन्स. दैट इज व्हाट द नेगेटिव साइन मेंट. ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो Sir, हाँ, so by applying like the positive potential difference, then how can like what will the change be in the photocurrent? Like it will increase? नहीं, सो इट विल बी समथिंग जहां पर हम लोग ये बोल रहे हैं कि एक सैचुरेशन करंट आने के बाद में, ठीक है, दैट मीन्स हम लोगों ने जो कम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स भी थे उनको भी एक्सेलरेट करके दूसरी साइड पहुंचा दिया. ठीक है. तो आफ्टर अ पॉइंट, इवन इफ वी अप्लाई मोर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, द फोटो करंट इज ऑलमोस्ट अनचेंज्ड, राइट? So that is what we are calling as the saturation current. Okay, sir. ठीक है. Now, अब स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करना था वो मैंने आपको तीनों प्लेट का बताया. ठीक है. ऐसे लास्ट प्लेट का भी आप नोटिस करोगे जो स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू आएगा वो -0.55 वोल्ट आ जाएगा. ठीक है. So now by looking at this, if I ask you to compare the magnitude only स्टॉपिंग पोटेंशियल का, तो प्लेट P में ज्यादा लग रहा है एज कंपेयर टू Q एज कंपेयर टू R, है ना? एंड दैट इज व्हाट एक्सप्लेन्स दिस एक्स एक्सिस वैल्यू आल्सो, दैट ये प्लेट P, Q एंड R का स्टॉपिंग पोटेंशियल इस ऑर्डर का रहेगा, दैट मोर स्टॉपिंग पोटेंशियल वुड बी रिक्वायर्ड फॉर प्लेट P एज कंपेयर टू प्लेट Q एज कंपेयर टू प्लेट R. इज दिस क्लियर? So, but we don't हाँ, बोलो. need to calculate it, right? So we can हाँ, मतलब आपको आंसर जो है वो सैचुरेशन करंट ऑब्जर्व करके ही मिलेगा PQR का इस ऑर्डर देख के. ठीक है. बट लेट्स से अगर कल को कोई एक और क्वेश्चन पूछ लेता है समथिंग ऑफ दिस नेचर, तो आपको कॉन्सेप्चुअली समझ में आना चाहिए ना वाला ग्राफ. बताओ इसका आंसर क्या रहना चाहिए? So, in the last question, can you explain why you didn't choose B again? Didn't choose B, option B. ऑप्शन बी. ऑप्शन बी में एक मिनट क्या था? हाँ, ऑप्शन बी में the x-axis part is correct in the sense that P, Q and R का stopping potential will be in this order only. Correct? Yes, sir. But what the y-axis observations are telling me photocurrent के बारे में is that they all have the same saturation current. Oh, okay, sir. I got it. But that is not correct because we just saw that more electrons are getting ejected from plate P as compared to Q as compared to R. Okay, sir. Thank you. ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो. ठीक है. Again, based on the learning that we had just got from the previous question, उसी को अप्लाई करना है. सर ऑप्शन सी. चैट में लिख के भेजो आंसर्स.
Let others also think. नहीं अनमोल, नहीं अथर्व। हाँ अर्पित, आपका आंसर करेक्ट है। क्या मेरा सर? अर्पित, हाँ। अभिनव नहीं। हाँ सुहानी, अमर्त्य, आदित्य, आप लोगों का करेक्ट है। अदिति, नमन नहीं नहीं नहीं। ठीक है, अब बहुत सारे आंसर आ गए, अब मेरे लिए ट्रैक रख पाना मुश्किल हो रहा है। हाँ रुपेश, आपका भी आंसर करेक्ट है। ठीक है, सो अपन बाकी लोग भी देख लो, मैं 1-2 मिनट और दे देता हूँ टू थिंक अबाउट इट एंड देन आई विल एक्सप्लेन। अभी काफी सारे स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर दे रहे हैं। ठीक है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब अपन कैसे डिस्कस कर सकते हैं इसको, एक एक करके ऑब्जर्व करते हैं। ए एंड बी, ठीक है, एक एक ऑप्शन मैं रीड कर रहा हूं। ए एंड बी हैव डिफरेंट इंटेंसिटी। वेल इट मेक्स सेंस बिकॉज ए एंड बी हैव डिफरेंट फोटो करंट, सैचुरेशन करंट अलग अलग है। while B and C, they have different frequencies. Well, yes, B and C have different stopping potential, and corresponding to that stopping potential, as you can see, they would have different frequencies. ठीक है, B ऑप्शन में B and C have different intensity, ये गलत हो गया, क्योंकि B and C का तो we are seeing same photo current ऑब्जर्व हो रहा है ना, सैचुरेशन करंट, तो मतलब उनके नंबर ऑफ फोटॉन्स भी सेम ही होंगे, तो इंटेंसिटीज उनकी सेम ही होनी चाहिए, राइट। तो ये वाला पार्ट गलत हो गया। A and C have different frequencies. Well, yes, this is true because A and C का stopping potential अलग अलग है। stopping potential अलग अलग होने का मतलब इनका incident frequency अलग अलग होगा। A and B have different intensity, yes, because they have different photocurrents. A and C have equal frequency, नहीं, ये गड़बड़ हो गया ना, equal frequency होता तो फिर stopping potential same रहता ना। And then lastly, A and B have equal intensity, ये गड़बड़ हो गया। A and B are not equal intensity because they have different photocurrent, and B and C have different frequency, हाँ ये वाला पार्ट सही है, because they have different stopping potential। समझ में आया इसका डिटेल्ड आंसर? Excuse me, so Yes, sir. हाँ पूछो, किसी को कोई डाउट है तो। so can we say that C, like the frequency needed to like for C will be greater than A? हाँ हाँ, you can say ना, because you are looking at the stopping potential का magnitude, C का is more than, so I would say that the order of threshold frequency of C is more than the threshold frequency of A, which is equal to the threshold frequency of B. Okay, you can make that judgment from over here. Okay, if you ask me about the So how can we say that? हाँ बोलो बोलो। So how can we say that B and C will have different frequencies? Because they have different stopping potential ना। Oh yes. ठीक है, मतलब इसके पहले मैं ये आर्गुमेंट दूंगा दैट स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसको अगर मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल देता हूँ, लाइक लेट मी यूज दिस वर्ड, स्टॉपिंग पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड ऑफ C you can see is greater than the stopping potential of A, which is, as per the graph, it looks like stopping potential of B के बराबर है। ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के हिसाब से हम लोगों ने ये जजमेंट दिया। ठीक है,
अच्छा, अगर मैं फोटो करंट के हिसाब से जजमेंट दूंगा, ठीक है, फोटो करंट के हिसाब से, फोटो करंट कैसा दिख रहा है ग्राफ से? फोटो करंट ऑफ C is equal to photo current of B and is greater than the photo current of A. तो इसके हिसाब से मैं किस चीज पे जजमेंट दे सकता हूँ? इंटेंसिटी पर, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर, है ना, राइट? Number of photons of C will be greater than number of photons of B should be equal to number of photons of A, right? ये number of photons के ऊपर मैंने number of B and C is equal to B is greater than NA. Yes, sir. C and B will be graded. हाँ, my bad. Sir, I have a question. हाँ, बोलो बोलो. So stopping potential is dependent on work function and incident frequency दोनों ना. So how can we decide whether it is because of? दोबारा. So stopping potential is dependent on both work function and incident radiation frequency, right? नहीं, ओके, ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट है ये एक ही पर्टिकुलर प्लेट पे करा जा रहा है ना? ओके, हाँ, यस सर. ऐसा नहीं बोला जा रहा दैट ये अलग अलग प्लेट्स पे करा जा रहा है. तो हम लोग तो ये अज्यूम करके चलेंगे किसी एक पर्टिकुलर सेटअप के ऊपर ये करा जा रहा है. राइट. सो फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होगा ना? नहीं, प्लेट अगर सेम है तो फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज डिपेंडेंट ऑन प्लेट ओनली. ओके सर. ठीक है, इसमें ये अजम्पशन है, मतलब क्योंकि देखो अगर क्वेश्चन में कभी स्पेसिफाई नहीं करके दिया है तो प्लेट चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, सेम मेटल प्लेट, ठीक है. Yes, sir. So I think now you have got a good enough understanding of photoelectric effect and certain difficult questions around photoelectric effect also. ठीक है, अभी मैं आपके बचे हुए जो डाउट्स हैं एक एक करके क्विकली डिस्कस कर लेता हूँ. सबसे पहले मुझे FBO सेक्शन के डाउट्स बता दो. ठीक है, FBO सेक्शन में जो मैंने आपको 1 से 15 एंड 57th एंड 58th क्वेश्चन बोला था. ठीक है, सर आपने एक और दिया था सर FBO का 1 to 10. अरे तो वो 1 से 15 में कवर हो गया ना राजा. इसमें लेट मी नो which particular questions are you looking at. 58th क्वेश्चन. ओके, वैसे तो मैंने इनका जो वीडियो एक्सप्लेनेशन था वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, सो आई होप यू यूज्ड दैट टू सेव योर टाइम. ठीक है, हाँ, नहीं भाविन, I don't think we will have that time. I just need to complete this discussion first. ठीक है, in the meantime, like if some students are looking at solving some more questions, मैं आप लोगों को नीरज कुमार से कुछ क्वेश्चंस ट्राई करने के लिए बोल सकता हूँ. ठीक है, आप लोग उन क्वेश्चंस में थोड़ा और दिमाग लगा सकते हो. ठीक है, those who don't have much or doubts in their so आप लोग एडवांस वाले क्वेश्चंस ट्राई करना शुरू कर सकते हो. ठीक है, एक मिनट, एक एक करके पहले ये FBO वाले सेक्शन में से. ठीक है, पहले FBO वाले सेक्शन में से. सर इसमें सिर्फ एक 58 के डाउट है. ठीक है, मैं सर आई आल्सो हैड अ डाउट इन FBO क्वेश्चन 3 and 8. हाँ, तो आप चैट पे लिखो ना उसका नंबर ताकि मैं उसको कैप्चर कर पाऊँ. Yes, I wrote it in the chat box. ठीक है, so 58th then 3rd and 8th. ओके, so पहले 58 वाले को सॉर्ट कर लेते हैं. 58 वाला
आई डोंट थिंक 58 वाला इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है। इट वाज वन ऑफ दोज क्वेश्चंस जो कि हो जाना चाहिए। जस्ट अ मिनट सर ये तो हम लोगों ने इसके जैसा क्वेश्चन तो क्लास में डिस्कस किया था ना, मतलब ये जो 58th क्वेश्चन था, ये एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस के मैक्स, राइट, एंड जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो hc बाय लैम्डा, वर्क फंक्शन है वो hc बाय लैम्डा नॉट, एंड काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, राइट। अब इसके बाद में आपको इनको रीअरेंज करना है टू गेट द स्पीड ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, राइट। तो ये hc बाय लैम्डा माइनस hc बाय लैम्डा नॉट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, और फिर अब आप इनको hc को कॉमन ले लो, 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, और फिर ये लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा नॉट लैम्डा इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, और फिर ये 2 और m को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2hc अपॉन m इज इक्वल टू लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा नॉट लैम्डा इज इक्वल टू v स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर रूट कर दो और अब इसको कंपेयर करो, राइट। व्हेन यू कंपेयर दिस, तो ये जो k है वो किससे मीट कर रहा है, ठीक है, c 2h बाय m तो है ही सही, और लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा भी है, इससे कंपेयर करके आंसर कर दो, ठीक है। आना चाहिए, देखो ये मतलब इतना प्यार से जो मैंने बताया है ना, ये धीरे धीरे गायब हो जाएंगी चीजें, बिकॉज ऐसी ये बेसिक मैथ्स कैलकुलेशन आपसे एक्सपेक्टेड होगी। नाउ क्वेश्चन, अच्छा 3 और 8 नहीं है डाउट, वो डीपीपी के थे, ओके ओके ठीक है। एफबीएस में फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 4th, ओके, एनी अदर? नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, चैट बॉक्स में लिखते जाओ। फोर 30 and 2, okay. So question number 4th, I agree, it's a good question which not many students are able to get in the first attempt, ठीक है। It is one of those questions that you would want to, you know, keep for practice later on also, ठीक है, revisions के लिए। इसमें कैसा रहेगा, ठीक है, it's not really a concept that was taught in the class, ठीक है, I haven't really done this kind of a question in the class. So इसमें हम लोग अब कैसे करेंगे, by reading the language of the question, आप उसको comprehend करने की कोशिश करोगे, that you know you have an I2 molecule, like iodine molecule is I2, right? So you have an iodine molecule and it dissociates into iodine atoms. How? When a certain radiation of wavelength 4500 angstrom strikes it, okay, basically it will break up this bond. Now iodine molecule absorbs this much radiation, okay, and one photon is absorbed by one molecule, ठीक है, and then आपसे बोला जा रहा है kinetic energy of one iodine atom आपको निकालना है। Now what is it that will tie up all these things together, ठीक है, so we'll take our inspiration from photoelectric effect, inspiration from photoelectric effect, ठीक है, which is basically law of conservation of energy, ठीक है, वो हम यहाँ पे अप्लाई करना चाहेंगे, ठीक है, नॉट समथिंग विच आई हैव टॉट डायरेक्टली टू यू इन द क्लास। किस तरीके से आप यहाँ पे इसको अप्लाई करना चाहोगे, जो ये एनर्जी ऑफ फोटोन आ रहा है, इट इज बीइंग यूज्ड इन 2 ways. One
is to break bond, right? And the other is कि जो भी बचा हुआ एनर्जी है, ठीक है, रिमेनिंग एनर्जी imparted as kinetic energy to the ejected electrons. Imparted as kinetic energy to, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, यहां पर आयोडीन एटम्स हो जाएगा, राइट? सो ये अब all things get tied up. However, this is half the battle done, ठीक है, because you need to really understand the calculations are going to be done at a 1 photon, 1 bond and 2 atoms ejected level, ठीक है. This is something how calculations are going to be done. तो अगर मुझे एक फोटोन का एनर्जी लिखना है तो वो हो जाएगा hc by lambda, ठीक है, और मुझे एक बॉन्ड को ब्रेक करना है, ठीक है, तो यहाँ पर जो वो बॉन्ड एनर्जी लिखा हुआ है, ठीक है, ये किस लेवल पर लिखा हुआ है? पर मोल लेवल पर, किलो जूल पर मोल लेवल पर, राइट? सो यहां पर आई नीड टू गिव स्पेशल अटेंशन टू दिस यूनिट्स. दिस इज अ कैच फॉर यू, दैट आई वुड नीड दिस. ये जो बॉन्ड एनर्जी था, ठीक है, आप यहाँ पे नोटिस करो 240 किलो जूल जो है, किलो जूल पर मोल इंप्लाइज, हम लोग इसको कैसे रीड करेंगे? दैट 240 किलो जूल फॉर कितने बॉन्ड्स? 1 मोल, दैट इज एवोगैड्रोस नंबर जितने बॉन्ड्स के लिए लगेगा, है ना? तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि एक बॉन्ड के लिए कितना एनर्जी लगेगा, तो आप मुझे कैसे आंसर दोगे? 240 into Avogadro's number. सर डिवाइडेड बाय, डिवाइड करना पड़ेगा ना, क्रॉस मतलब यूनिटरी मेथड. हाँ सर, डिवाइड कर. तो यहाँ पर आपको ये एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस जो 1 मोल का वैल्यू होता है, वो उससे इस बॉन्ड एनर्जी को डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है. एंड देन you can write kinetic energy, so I'll write 2 times kinetic energy of each atom, ठीक है. मैं अज्यूम कर लूंगा कि दोनों एटम का बराबर बराबर kinetic energy होगा, तो जो total kinetic energy will be 2 times the kinetic energy of each atom, ठीक है. Now I need to be able to solve, ठीक है. अब मैं after taking this into account, ठीक है, that we are doing the calculations at 1 photon, 1 bond and 2 atom level, अब मैं यूनिट्स का ध्यान रखते हुए इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है. अब आपकी इच्छा है, आप SI यूनिट्स में सॉल्व करना चाहो या EV की यूनिट्स में सॉल्व करना चाहो, इट इज ऑल अप टू यू, ठीक है. द कैलकुलेशंस डेफिनेटली आरंट प्रिटी. सर बॉन्ड एनर्जी को 10 to the power 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. हाँ, सो अगर मैं करेक्ट मैं यहाँ पर आपको दोनों यूनिट्स में सॉल्व करना बता देता हूँ, ठीक है. सो लेट मी do the calculation in SI units, ठीक है. अगर मैं SI units में कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ठीक है, which will make my calculations even more difficult, but I can be very sure of that कि मैं correct direction में जा रहा हूँ, ठीक है. तो वो मैं कैसे करूँगा? H का वैल्यू डालूंगा 6.626 into 10 की पावर -34 into 3 into 10 की पावर 8 अपॉन वेवलेंथ कितना दिया हुआ है? 4500 एंगस्ट्रॉम. सो 4500 इंटू 10 की पावर -10, तो ये मेरा SI यूनिट में आ जाएगा, जूल्स में, ठीक है. बॉन्ड एनर्जी दिया हुआ है 240 कितना दिया हुआ है? किलो जूल पर मोल, ठीक है. तो 240 इंटू 10 की पावर 3 जूल्स, ठीक है, जूल्स में करूंगा मैं ये, and divide by Avogadro's number which will be 6.02 into 10 की पावर 23. ये Avogadro's number का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, बट आपसे एक्सपेक्टेड है कि आपको याद होगा, ठीक है. प्लस 2 टाइम्स देन जो ये काइनेटिक एनर्जी मुझे निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है ना मुझे,
कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच एटम, राइट? तो इससे मेरा आंसर इन जूल्स आएगा, ठीक है, इतनी सब मेहनत करने के बाद में, ठीक है। या फिर अगर आपको ईवी की यूनिट्स में वर्क करना है तो आप वो भी कर सकते हो, इसमें थोड़ी कम मेहनत होगी, बिकॉज दिस इज द रीजन बाय वी हैड डिफाइंड ईवी का यूनिट्स, ताकि हम लोग सिंप्लीफाइड वे में कैलकुलेशंस कर सकें, ठीक है। सो व्हाट वाज दैट, वी राइट 12400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। यस सर। ये तो मैंने आपको सिखाया हुआ ही था, दिस वाज टॉट इन क्लास, दैट हाउ डू वी राइट एनर्जी ऑफ फोटोन इन ईवी का यूनिट्स। यस सर। अच्छा, अभी एक नई चीज यहाँ पे मैं सिखा देता हूँ, ठीक है। एक्चुअली मतलब एडिशनल चीजों को याद रखने के लिए, अगर हमें किलो जूल पर मोल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है, सो 1 EV पर एटम। Sir, you told this in previous lecture. अच्छा, ये मैंने कन्वर्जन लिखाया था? यस। चलो वंडरफुल, फिर तो आप लोगों को आता ही है। दैट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम कैन बी रिटन एज 96.5 किलो जूल पर मोल, राइट। सो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ये 240 अपॉन 96.5 लिख दूंगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट की यूनिट्स में आ जाएगा, प्लस 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। एंड यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी मेरा आंसर आएगा वो किस यूनिट्स में आएगा, इन ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। यहाँ पे थोड़ी कम कैलकुलेशन होगी। सर लास्ट में किस यूनिट में लिखेंगे हम लोग? हाँ, सो अभी क्वेश्चन में देखो स्पेसिफाई नहीं करा हुआ है, क्वेश्चन में आपको बोला नहीं है कि कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी लिखा हुआ है बस, ठीक है। तो दैट मीन्स द क्वेश्चन इजंट प्रोवाइडिंग दैट पर्टिकुलर यूनिट टू यू, ठीक है। जनरली जब भी एग्जाम में टेस्ट में पूछा जाएगा तो यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे कि आपको आंसर जो लिखना है वो जूल्स में लिखना है कि ईवी में लिखना है, वो क्वेश्चन में स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है। आई थिंक बुकलेट में पीछे जो आंसर दिया हुआ है शायद वो जूल्स में ही दिया हुआ है। यस सर। तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे एटलीस्ट जो ईवी का कैलकुलेशन करके काइनेटिक एनर्जी निकाल लोगे, क्योंकि ये थोड़ा इजी कैलकुलेशन हो जाएगा। फिर आप ईवी को जूल्स में कन्वर्ट करोगे तो ज्यादा आसान पड़ेगा एज कंपेयर टू पुटिंग एवरीथिंग इन एसआई यूनिट्स, ये ज्यादा कम्बरसम कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है। तो इट इज अ गुड क्वेश्चन, इट टीचेस यू 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, ठीक है। वन was that you start making sense of what is written in the question, ठीक है, comprehend करना कि what things are happening, and then taking inspiration from photoelectric effect that energy conservation इस तरीके से use होना है। Then the second important thing that you learned from this question was that the level at which you have to do the calculations, that is important। एक photon, एक bond और 2 atoms, इनके बीच में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट हो रहा है। And even after doing that, a lot of students still are not able to get the answer because they are not able to work out with the units. And that is another reason why this question is really a difficult one. Okay. All right. Sir, is the photoelectric concept over? Like, is the theory part over of photoelectric current? हाँ। अब आपको आगे इसके नेक्स्ट बोर्स मॉडल से स्टार्ट करवाया जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद में। ओके सर, ओके सर। सर मेरा दिया हुआ क्वेश्चन सेकंड वाला देखो इजी क्वेश्चन है, ये हम लोगों ने क्लास नोट्स में करा हुआ है। इसे परसेंटेज में थोड़ा गड़बड़ होती है, इसकी वजह से फिर सेकंड में ही डाउट आता है। हाँ नहीं, कॉन्सेप्चुअली आपको आया है कैसे करना है? यस सर। ठीक है, अब आपने जो भी कैलकुलेशन मिस्टेक करी है वो तो मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करने वाला हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट द एंटायर क्लास का टाइम इन डूइंग द कैलकुलेशन ओवर हियर, ठीक है। सो देन आई वुड इंसिस्ट कि ऐसा क्वेश्चन जहाँ पे कैलकुलेशंस की वजह से आपको लग रहा है आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो फिर आप एक बार डबल चेक करो कैलकुलेशन, हो सके तो कैलकुलेटर यूज करके चेक कर लो, बट that won't be something that we'll be doing right now in the class because it will end up taking too much time of ours. ठीक है? Yes sir. अब जैसे एक और क्वेश्चन है जो कि भाविन पूछ रहा है, which I believe is a question worth discussion. That is question number 34 in the FBS.
Sir, can you send this PDF also with the class notes? हाँ मैं भेजूंगा ना. I will. Now ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, अगेन आई वुड से इट्स अ गुड क्वेश्चन, इट्स अ चैलेंजिंग क्वेश्चन. Not all students would be able to get this in the first or the second attempt, ठीक है, बट इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ. That let's say if I remove this much part of the question, अब are you able to make sense of it? लैम्डा नॉट दिया है 660 नैनोमीटर, इंसिडेंट रेडिएशन का वेवलेंथ दिया है 400 नैनोमीटर, एंड आपसे काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछा जा रहा है, उसका मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू. राइट, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू, कहां से निकालेंगे ये? और एनर्जी ऑफ प्रोटॉन के फॉर्म में. राइट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन. यस. एंड व्हाट वुड बी द मिनिमम दैट काइनेटिक एनर्जी कैन बी? 0. कैन बी 0. ठीक है, मे बी some electron, like it underwent loss of energy through collisions or through attraction by other nuclei, that it lost that kinetic energy. मिनिमम तो इतना ही हो सकता है, नेगेटिव तो होती नहीं है काइनेटिक एनर्जी. तो हमेशा मिनिमम 0 ही पकड़ना है. पॉसिबल वही है ना, ठीक है. Although there is no way for us to judge that, there is no way for us to like see the electron and tell, you but know, sir, there may be a case where 0 is not possible, like maybe 5 or 6 electron volts is only possible. In fact, it's a range. Kinetic energy of ejected electrons is a range of values. What I'm describing over is the limits of those range, that it can be anywhere from 0 to K max. K max क्या assume करते हैं? No loss of energy. Entire photon का energy was used in two ways. One, to eject the electron out of the atom, and the remaining got imparted as kinetic energy. Right? अब हो सकता है ना, those electrons which got ejected, maybe they lost some energy in some other way. So it will be an entire range with which the electrons are. Sir, so generally we take the value of minimum as 0. Yes. Okay, this is what the logic would dictate. So could you tell that how could it be 0? Maybe it lost that energy because of interaction with say other atoms that came in its path. ठीक है, जैसा अपन ने याद हो तो पहले डिस्कशन भी किया था, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि ये मेटल है और ये फोटॉन्स आ रहे हैं. ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है ना कि आउटर मोस्ट लेयर से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हो सकता है कोई इनर एटम से, लाइक ये फोटॉन, इट डिडंट इंटरैक्ट विद द आउटर लेयर एटम्स एंड इट गॉट द अपॉर्चुनिटी टू इंटरैक्ट विद द इनर लेयर का एटम, एंड यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब इजेक्ट हुआ तो इसके पाथ में और भी एटम्स आ गए, और भी न्यूक्लियाई आ गए, जिसके इन्फ्लुएंस में आके लाइक इट लॉस्ट दैट एनर्जी, because those nuclei will be asserting an attractive pull over that electron. So could we even say that if the frequency supplied is less, then also the kinetic energy could be 0? Like if the frequency is not above the threshold frequency, so then can we say could it be 0 that time also? हाँ, मतलब in fact when threshold frequency के below frequency है, तब तो हम यही कह रहे हैं ना, that the energy of photon isn't even enough to take the electron out of the attractive pull of its own nucleus. What I am telling now is that let's say incident frequency is more than the threshold frequency, the energy of the photon is enough to eject the electron out of the influence of its own nucleus, but when it gets ejected, maybe some other nuclei that came in its path like reduced its kinetic energy. Yes, sir. So that way the maximum kinetic energy also won't be like defined as such, right? Because it won't be gained. So there would be some or the other problem, like it is not like a completely true situation, right? वो हम बोल सकते हैं ना कि let's say outermost
लेयर का, ये मेटल प्लेट था, आउटर मोस्ट लेयर का एटम से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, ठीक है. So, but there will be other reasons for it to lose its energy, right? Yeah. So understand when we put this argument, ठीक है, जब मैंने आपको बताया था कि जब ये इक्वेशन जो लिखी थी, that energy of photon is equal to work function plus ke max, ये एल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या करा, ऑन पेपर लिखा, ठीक है. नाउ हाउ डिड ही वैलिडेट दिस? वही स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाकर, Yes, sir. राइट. अब स्टॉपिंग पोटेंशियल जो अप्लाई करा उसका आपने जो ये ग्राफ नोटिस करा, कैन यू सी दोस ग्राफ्स? वो ऐसे 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 ग्राफ्स है, मतलब लाइक एकदम ऐसे लाइक शार्प नहीं है कि यू नो ये वैल्यू पे आके स्टॉपिंग पोटेंशियल आया है, ठीक है. हाँ सर. सो those experimental observations might not be error free. They might have some degree of error which is okay for us to validate this equation कि हाँ ठीक है, मतलब मोटा मोटा सही जा रहा है, राइट. नाउ हैविंग सेड दिस, अब इस वाले क्वेश्चन में आप आंसर करोगे तो ये कैसा रहेगा, आप यू विल गेट द वैल्यू. सो एक तो 0 रहेगा और दूसरा ये आप जब कैलकुलेट करते हो तो 1.2 EV आता है. यस सर, 1.22 EV, राइट. 3.2 माइनस 2 करके आ जाता है ये, राइट. ओके. अब लेट मी इंट्रोड्यूस दैट स्टेटमेंट, ठीक है, वो जो स्टेटमेंट हमने ऊपर स्किप किया हुआ था, ठीक है. अब मैं वापस से इस क्वेश्चन को रीड करना चाहूंगा विद this in mind, that you know we have applied a potential difference and that too as an accelerating potential difference, right. What would it does, what would it do to the ejected electron? accelerate, Increase its speed. It accelerates the ejected electron, and we know that delta K can be written as mod QV. yes sir, right. Yes, sir. डेल्टा के जो रहेगा वो 2 EV के बराबर हो जाएगा, राइट. सो अब जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल होगा, मिनिमम जो रहेगा वो क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मिनिमम प्लस 2 EV, 0 plus 2 EV, 0 plus 2 EV. ये 2 EV हो गया. व्हाट अबाउट द मैक्स वैल्यू? सर अगर मैक्स सैचुरेटेड होगा तो फिर कैसे होगा, मतलब बढ़ेगा ही नहीं ना. क्या सर अगर काइनेटिक एनर्जी जब मैक्सिमम होता है तो फिर बढ़ेगा ही नहीं ना, कितना भी पोटेंशियल लगाया फिर भी. नहीं क्यों नहीं लग बढ़ेगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड ना. आप जो कह रहे हो तो फोटो करंट के लिए कह रहे हो राजा. ओके हाँ सर, मतलब सिर्फ फोटो करंट नहीं बढ़ेगा पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा. हाँ हाँ सर समझा. Excuse me, sir. हम्म. So how did you find the maximum kinetic energy? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के इक्वेशन से, ये तो यहीं से आएगा ना. K max is equal to energy of photon minus work function. Energy of photon will be hc by lambda and this will be hc by lambda naught, and lambda naught given है. सर इसमें reproduce 1240 वाला होगा. हाँ ऑफ कोर्स, EV के यूनिट्स में करना है तो मैं वैसे ही करूंगा ना, राइट. So like what exactly is the 400 nanometer light for? What exactly is 400 nanometer light? Yes sir. So in this question, that is the wavelength of the incident radiation na. So how did you find the minimum, like the threshold frequency? वो भी दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, द क्रिटिकल वेवलेंथ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ. तुम भाई क्वेश्चन तो तुम क्वेश्चन पढ़े नहीं हो क्या पहले? See, this is like a classic problem which is telling me that तुमने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करा है.
तो सी अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हो और देन यू आर एक्सपेक्टिंग कि आपको समझ में आएगा, तो फिर एक गैप से स्टार्ट होगा ना, बिकॉज आई एम एक्सप्लेनिंग दिस क्वेश्चन अज्यूमिंग दैट यू हैव टेकन एन अटेम्प्ट. Sir, if you have no doubts, can we leave? हाँ, लाइक ओके, आई एम डन विद द लेक्चर एक्चुअली. ठीक है, आज का डिस्कशन हम लोग यहीं तक कर पाए. जैसे आपके जो मेजर प्रायोरिटी डाउट्स हैं वो मैंने हैंडल कर लिए हैं, जो बुकलेट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे. हाँ, अभी आप कुछ थ्योरी में डाउट्स हैं तो पूछ लो. हाँ सर. सर वो नीरज कुमार वाले क्वेश्चन में लिखा था विल्सन क्लाउड एक्सपेरिमेंट, तो वो क्या होता है? कहाँ पर? सर एक क्वेश्चन में इट वाज बेस्ड ऑन विल्सन क्लाउड एक्सपेरिमेंट. किसमें विल्सन क्लाउड एक्सपेरिमेंट? Sir, in Neeraj Kumar booklet, and there was Sir, also 14th closest question. approach. Sir, it was 14th question, Wilson cloud experiment. Sir, 2 questions were there of that concept. Sir, and I had asked it on the group also. In Wilson cloud experiment, 2 particles were found to show equal deviation on the mass. नहीं. Let it be. And sir, there was also a concept of distance of closest approach. Many questions were there on that basis. there in physics were told. वो मैंने आपको बताया, वो आप बाद में फिजिक्स में पढ़ोगे, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का. बट ये लेट दिस बी ये विल्सन क्लाउड एक्सपेरिमेंट -1, पता नहीं, इट डजंट फिट इन मच. Sir, I have doubt in 21st. Sir, you have explained 34th question twice, right? Because 2 times it's pasted here, I can see. एक बार मैंने आपको ये वाला स्टेटमेंट गायब करके बताया, ठीक है, जब पोटेंशियल एनर्जी नहीं लगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया हमने, तब क्या के का रेंज होगा. और एक बार फिर मैंने बताया Okay, sir. डिफरेंस लगाएंगे तो फिर के का रेंज कैसे चेंज हो जाएगा. Sir, I have a doubt in 21st question of Neeraj Kumar. 21 में atoms have void spaces. It was first suggested by Rutherford. Sir, but in the answer it is Leonard. Leonard? या तो कोई साइंटिस्ट होंगे. लेनार्ड. सर रदरफोर्ड ने तो एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था ना उसे, आई गेस. और उसके अंदर सजेशन लिखा, वो सजेस्टेड. तो हो सकता है दैट एक लेनार्ड पोटेंशियल करके चीज तो होती है. इफ इट इज द सेम साइंटिस्ट लेनार्ड, तो हो सकता है उनका काम पढ़ना पड़े, उन्होंने ऐसे सजेस्ट कर दिया हो. So can you do the second one? In the second question, why is the last option wrong? हाँ सर, वो नहीं समझना सेकंड वन का. Like which of the following is true for cathode rays? हाँ सर, लास्ट ऑप्शन रॉन्ग क्यों है सर? It consists of all the negative particles present in the atoms. तो नेगेटिव पार्टिकल्स इन एन एटम मतलब इलेक्ट्रॉन थी ना, तो कैथोड रेज तो इलेक्ट्रॉन्स कंसिस्ट करता है, तो ट्रू होना चाहिए ना. पर आंसर की में सी दिया है, डी नहीं दिया. No, sir, because negative particles can also mean like ions with more negative electrons attached to them, right? नहीं, बट उसमें ऐसा बोला गया है that it consists. Sir, the question says that the answer says that all the negative particles, but sir, all negative particles are not ejected, right? Correct. So the all word is actually making it incorrect. Like what it is trying to say, अगर मैं डी ऑप्शन को करेक्ट मान लूं, ठीक है, तो डी ऑप्शन क्या कहना चाह रहा है कि एक एटम के सारे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जा रहे हैं. ऐसा कोई कंपल्शन थोड़ी ना है. मान लो मैंने अंदर नाइट्रोजन गैस डाला या ऑक्सीजन गैस डाला एंड या जो भी मेटल मैंने यूज करा, तो ऐसा थोड़ी ना हो रहा है कि उस मेटल के सारे इलेक्ट्रॉन्स ही इजेक्ट होकर कैथोड रेज बना रहे हैं. जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पहले इजेक्ट होते हैं. दे आर मोर लाइकली टू मेक द कैथोड रेज. सर फिर क्वेश्चन 19th में डाउट है. हाँ, बोलो. स्पेसिफिक चार्ज मतलब Q by m, चार्ज अपॉन मास वैल्यू. अच्छा, Q by m, ओके. So in the 9th question, can you explain? हाँ, 9th वाले में
So can you explain the difference between the C and D option, the meaning? Cathode rays are made up of electrons. Anode rays are made up of positive residue of atoms, only from the positive particles present in the atom, right? So D option means the positive particles in the atom would be the protons. Okay, but that wasn't the case. Anode ray was made up of gaseous ion. The gaseous ion could have protons, neutrons, as well as electrons. It is just that it had more protons than electrons, and that's why it had a positive charge. Okay, sir. And sir, can you also do the 12th one? 12 तो ये exactly वही हो गया ना जो Li plus ion है. लिथियम का एटम कैसा होता है? There are 3 protons, 4 neutrons, and around that you have 3 electrons. अब yes, sir. Li plus ion मतलब एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया उसमें से, तो क्या बचा? 3 protons, 4 neutrons, and 2 electrons. No, but in the anode rays, shouldn't it just be the protons and the neutrons? Anode rays are positively charged gaseous ions, na? Exactly this thing. Oh, okay. Thank you. So where should we read theory from, sir? देखो प्राइमरीली थ्योरी तो मैं क्लास में कवर करा रहा हूँ. थोड़ा सा अगर आपको और समझना है तो आप एनसीईआरटी से रीड अप कर सकते हो. क्लास 11th का जो एनसीईआरटी है बेसिक सिलेबस के हिसाब से थ्योरी वो एप्ट रहेगा. अब और जो थ्योरेटिकल बुक्स होती हैं लाइक फॉर एग्जांपल फॉरेन ऑथर्स की जो बुक्स होती हैं लाइक एटकिंस या जेटी, तो उसमें क्या बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी जाती है विच इज मोर रेलेवेंट फॉर स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स हु आर परसुइंग मास्टर्स एंड पीएचडी इनटू दैट डोमेन. यस. तो फिर उसमें बहुत सारा ऐसा रहेगा कि आप लाइक समझ ही नहीं पाओगे. यस सर बस लास्ट एक 44th क्वेश्चन में डाउट था नीरज कुमार में. एक मिनट, नहीं 50th क्वेश्चन भी पूछा इसने आदित्य ने. Radiation new, maximum kinetic energy E, frequency is double, the maximum kinetic energy is photoelectrons will be. तो ये अपन ने तो क्लास में करा था ना ऐसा क्वेश्चन आदित्य. Exactly this kind of question we did in the class. ये h nu is equal to 5 plus E, 2h nu, सेम मेटल रहेगा और अब क्वेश्चन मार्क करना है आपको आंसर. तो कैन यू नॉट गेट दैट आंसर? यू पुट दिस ओवर हियर, E प्लस और यू कैन से कितना आ रहा है h nu 25. व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, अब आपको यहाँ पे E के टर्म्स में निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो आप सब्स्टिट्यूट कर दो. 2 times 5 plus 2 times E minus 5, तो हो जाएगा E और 2E plus 5. बट अब ये किसी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है, तो 5 अगर मैं वापस सब्स्टिट्यूट कर दूं. सर हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं ना, फर्स्ट इक्वेशन जो h म्यू इक्वल टू 5 प्लस E है, दोनों साइडों में h म्यू ऐड कर देते, तो LHS में 2h म्यू आ जाएगा और RHS में 5 प्लस E प्लस h म्यू आ जाएगा. ऑल यू हैव टू डू इज मैथ. ठीक है, कैसे करना है, कहाँ करना है, वो आपको फिगर आउट कर लेना है. ये कॉन्सेप्चुअल नॉलेज हो गई. बाकी फिर ऑप्शन से कैसे मैच कराना है वो मैनिपुलेशन तो आपको खुद को देखना पड़ेगा ना. सर क्वेश्चन नंबर 44th भी डाउट हो. 44th में a green bulb and a red bulb are emitting radiations of equal power. ठीक है, the correct relationship would be. ठीक है, so power क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट टाइम. अब एनर्जी दोनों के लिए लाइक टाइम दोनों के लिए 1 सेकेंड ही बोला जा रहा है, राइट? और एनर्जी के लिए अब हमने क्या सीखा था क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट से. हाउ कैन वी लाइट एनर्जी ऑफ अ रेडिएशन?
number of photons into h nu. मैं इसको कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर देता हूँ. राइट, समझ में आ रहा है? यस सर. एच तो कैंसिल आउट हो जाएगा. राइट, अब किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? ग्रीन का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है एज कंपेयर टू रेड. तो नंबर ऑफ फोटॉन्स ग्रीन के कम होने चाहिए ना. ओके सर. Sir, question number 49. 49. In the emission of photoelectrons, the number of photoelectrons emitted per unit time depends upon intensity. Like if you have to choose the most appropriate answer, given the fact that single choice correct है, you might start debating कि सर अगर threshold frequency से कम ज़्यादा हुआ तो वो सब भी रहेगा. ठीक है, all those ambiguity is fine, I agree with that, but you have to choose single answer. What is your best choice? Sir, I had a theory doubt in photoelectric effect. बोलो ना. Sir, I didn't understand the part which you explained when a charged particle is accelerated or deaccelerated across a potential difference. हाँ, so उसमें अपन ने कैसे समझा था? That you need to remember this aspect, a potential difference exerts a force on the particle. That's how electric field and charge interact. Yes, sir. So if that force is going to be in the direction in which the electron is already moving, तो accelerate हो जाएगा. Oh, okay, sir. And if that force in this is in the opposite direction, then electron deaccelerate हो जाएगा. Okay, sir. And sir, the change is a mod of QB, right? Correct. ये फॉर्मूला का डेरिवेशन मैंने नहीं कराया आपको, although कराया जाएगा बाद में, but अभी के लिए I would just request you to remember this. Yes, sir. I understood that part. ठीक. All right. Any other question? ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक ले लो. आपका भी नेक्स्ट क्लास है 10 बजे. मेरा सर एक क्वेश्चन था लास्ट. हाँ बोलो. सर वो डीपीपी में क्वेश्चन 3A समझ नहीं आया था. वो स्किप कर दो. That question you can skip because वो again क्लास 12th में आपको जो एक चैप्टर रहेगा उसमें न्यूक्लियस के बारे में बता देंगे. ठीक है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से ही वैसे वो कनेक्टेड है. ठीक है, इनफैक्ट मैंने किसी तो क्लास में वो यूज भी करा था. बाइंडिंग तो नहीं था वो, कहीं पर याद नहीं आ रहा. स्क्रीनशॉट कहीं पर तो लिया था. न्यूक्लियस 12th NCERT PDF. एक मिनट देना, इसमें वो तुम्हें स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ. क्लास 12th की NCERT में से है, बट वो मैंने पढ़ाया नहीं अभी यहाँ पे. I didn't want it to be a topic of discussion. ये रहा, ये देखो. ठीक है, वो उस टाइम पे आ जाएगा. ठीक है, तो इसमें it talks about this relationship. It was from the scattering alpha particle experiment, from where the size of nucleus was estimated by Rutherford based upon this. That कितने particles straight जा रहे हैं, कितने particles reflect कर रहे हैं, उस ratio के हिसाब से he was able to comment on this value. Okay sir. But ये मिलेगा, ये मतलब class 12th की NCERT है, physics उसमें cover कराएंगे. ठीक है. ऑल राइट, चलो ठीक है. अब नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का बोर्स मॉडल स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है,
वहीं से कंटिन्यू करेंगे थ्योरी का पार्ट। चलो, ऑल राइट देन। तो हम लोग स्पेक्ट्रम पहले नहीं पढ़ेंगे? नहीं, पहले बोर्ड्स मॉडल पढ़ाएंगे, फिर स्पेक्ट्रम वैलिडेट करें, स्पेक्ट्रम बोर्ड्स मॉडल को वैलिडेट करेगा। ओके सर, ठीक है, ऑल राइट, थैंक यू गाइस।